नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में भी हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को। जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है। देखिए दोस्तों, यहां पर बात हो रही है अधातु की, तो आप लोग याद रखेंगे ब्रोमीन। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ब्रोमीन दोस्तों अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है, यानी कि द्रव अवस्था में होता है। अगर दोस्तों बात करें धातु की, तो धातु से आप लोग याद रखेंगे पारा। जी हाँ दोस्तों, कौन सा एक धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है, तो धातु से आप लोग याद रखेंगे पारा, और अधातु से आप लोग याद रखेंगे ब्रोमीन। ये दोनों पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्रोमीन अधातु। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, सौर घाटी यानी कि दोस्तों सौर वैली किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे उत्तराखंड में। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, सौर घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो बतानी है कि बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद अपनाया था, तो आप लोग याद रखेंगे कलिंग का युद्ध। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने दोस्तों बौद्ध धर्म अपनाया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। दोस्तों बताने कि इनमें से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, तो आप लोग याद रखेंगे पानी यानी कि जल। ऑप्शन सी। जल क्या है दोस्तों, जल एक यौगिक है। क्या है, एक यौगिक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। पानी क्या है, जल क्या है, तो दोस्तों ये मिश्रण नहीं है, क्या है, यौगिक है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। दोस्तों बतानी है कि एंजाइम जो है ये मूल रूप से क्या होता है, तो दोस्तों एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। ऑप्शन ए में है इसका सही उत्तर। आप लोग याद रखेंगे एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची जो कि दोस्तों भाषा से संबंधित है, बतानी कि अब तक कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, तो आप लोग याद रखेंगे कुल 22। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में अब तक कुल 22 भाषाओं को, 22 भारतीय भाषाओं को दोस्तों संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर, तो आप लोग याद रखेंगे अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन ए, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे अहमदाबाद को कहा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, उत्तराखंड के बाद हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता विधेयक यानी कि यूसीसी, यूसीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, बतानी है कि उत्तराखंड के बाद किस राज्य ने इस कानून को, इस विधेयक को पास किया, तो आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर होगा गुजरात। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के बाद किस राज्य ने समान नागरिक संहिता विधेयक को पास किया, तो दोस्तों गुजरात। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। समान नागरिक संहिता विधेयक यानी कि यूसीसी, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, पूरा नाम याद रखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी का पूर्ण रूप होता है।
तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है बिजली का बल्ब किस प्रकार के ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है? तो आप लोग याद रखेंगे विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बिजली का जो बल्ब है दोस्तों ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रबंधन मंदिर के जीर्णोद्धार यानी कि रेस्टोरेशन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? दोस्तों बतानी है कि प्रबंधन मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए दोस्तों भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, प्रबंधन मंदिर इसका दोस्तों रेस्टोरेशन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो आप लोग याद रखेंगे इंडोनेशिया के साथ समझौता किया है प्रबंधन मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत का सबसे बड़ा तटीय मैदान कौन सा है? आप लोग याद रखेंगे कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, कोरोमंडल तट जो है ये भारत का सबसे बड़ा तटीय मैदान है। इसे दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वी तटीय मैदान, कोरोमंडल तट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा तटीय मैदान है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों हंसाने वाली गैस को कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है इसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाएं। दोस्तों प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वो स्थल है जो विश्व धरोहर से संबंधित नहीं है? आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे देश का राष्ट्रपति भवन है दोस्तों ये विश्व धरोहर स्थल से संबंधित नहीं है, यानी कि दोस्तों विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति भवन। बाकी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताजमहल, सूर्य मंदिर ये तीनों क्या है दोस्तों विश्व धरोहर स्थल है, लेकिन राष्ट्रपति भवन जो है ये क्या है विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है किस ग्रह का नाम रोमन देवताओं के राजा के नाम पर रखा गया है? तो आप लोग याद रखेंगे बृहस्पति यानी कि जुपिटर, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति ग्रह का जो नाम है दोस्तों इसका नाम रोमन देवताओं के राजा के नाम पर रखा गया है, ऑप्शन डी आप सभी याद रखेंगे बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन यानी कि दोस्तों फॉसिल फ्यूल नहीं है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो आप लोग याद रखेंगे बिजली, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे घर में बिजली आती है दोस्तों ये जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत नहीं आती है, फॉसिल फ्यूल नहीं है, आप लोग याद रखेंगे। बाकी कोयला, तेल, पीट ये तीनों क्या है दोस्तों ये तीनों जीवाश्म ईंधन है, लेकिन बिजली क्या है जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें कि जो जीवाश्म ईंधन होता है ये जीवों के अवशेष से प्राप्त होता है। थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं कि जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है, जो जीवों के अवशेष से प्राप्त होता है। तो जाहिर सी बात है जो बिजली है दोस्तों इसका जीवों से कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, फॉसिल फ्यूल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है, ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को, यानी कि ब्लैक गोल्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों जल विद्युत परिवर्तित करता है। दोस्तों बताने हैं कि जो जल विद्युत है ये किसे परिवर्तित करता है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, गतिज ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा जल विद्युत परिवर्तित
करता है? गतिज ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो आप लोग याद रखेंगे चांद बीबी। ऑप्शन सी, जी हाँ दोस्तों, चांद बीबी जो अहमदनगर की रानी है दोस्तों, इन्होंने बादशाह अकबर का विरोध किया था। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक किसे दर्शाता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रोटॉन को। ऑप्शन ए, जी हाँ दोस्तों, न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक किसे दर्शाता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रोटॉन को दर्शाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति, यानी कि दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी किसने बनाई थी? तो आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? तो आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसका मतलब होता है दोस्तों हड़प नीति। आप लोग पता होगा, आप लोगों को नहीं पता है तो याद रखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति यानी कि हड़प नीति, ये दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर यानी कि टैक्सेस, टैक्स की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? दोस्तों बतानी है कि टैक्स काटने के बाद जो व्यक्ति के पास उपलब्ध आय होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे वो दोस्तों प्रयोग के लिए उपलब्ध आय उसे कहा जाता है। यानी कि दोस्तों टैक्स कटौती के बाद, कर काटने के बाद जितने भी दोस्तों आय बच जाती है वो प्रयोग के लिए बच जाती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत है? मैंग्रोव, तो आप लोग याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। भारत में दोस्तों जो पश्चिम बंगाल है इसका जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो मैंग्रोव के तहत है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। मैंग्रोव्स आप सभी को पता होगा ये दोस्तों क्या है, एक प्रकार के वन होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल का गठन किसने किया था? तो आप लोग याद रखेंगे रे टॉमलिंसन ने। ऑप्शन ए, जी हाँ दोस्तों, ईमेल के गठन किसने किया था? तो आप लोग याद रखेंगे रे टॉमलिंसन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, चरक संहिता चिकित्सा की किस पद्धति से संबंधित है? दोस्तों बतानी है जो चरक संहिता है ये चिकित्सा की किस पद्धति से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे आयुर्वेद से। ऑप्शन बी, जी हाँ दोस्तों, चरक संहिता चिकित्सा की किस पद्धति से संबंधित है? तो आयुर्वेद से संबंधित है। यानी कि दोस्तों जो चरक संहिता है ये आयुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे काकोरी ट्रेन डकैती 1925 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1925 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? जी हाँ दोस्तों, जयपुर में आप सभी को पता है हवा महल है। तो बतानी है कि जो हवा महल है ये किससे बनाया गया है, इसका निर्माण किससे हुआ है? आप लोग याद रखेंगे लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। ऑप्शन सी, जी हाँ दोस्तों, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? तो आप लोग याद रखेंगे लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण हुआ है। आप लोग याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे अगर आप लोगों को पता हो तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था और किससे हुआ है? तो लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए
वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके भी जरूर बताएंगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं पर कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह की क्लास वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।